गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है कितना नवंबर? आज है 27 अक्टूबर। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर ये पीडीएफ आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर सपोज कीजिए लिंक अवेलेबल नहीं होता है कमेंट बॉक्स में, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पे लिंक अवेलेबल होगा। क्योंकि सारा कुछ मुझे अभी अकेले मैनेज करना पड़ रहा है, इस कारण से समय लग जाता है। और हाँ, वीडियो के अंत में 3 से 4 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको खुद से बनाया। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ही हमारे व्यूअर इसमें अटेम्प्ट ले रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ना कि आंसर ही दे रहे हैं, बल्कि वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, जो कि पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दत्तात्रेय होसबोल, ठीक है। यहाँ पे जो है ये कौन है? तो आरएसएस के ये कि बहुत बड़े लीडर है वो, ठीक है, आरएसएस के। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा ना, तो यहाँ पे बात किया गया एकता को लेकर। देखिए अगर आप हमारे देश में देखोगे ना, तो यहाँ पे जात को लेकर, जात पात को लेकर, ठीक है, भाषाओं को लेकर बहुत सारे यहाँ पे क्या है, डाइवर्जन है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है ना, तो हमारे अंदर, हमारे जितने भी नागरिक हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए? भाईचारा का होना चाहिए। वहाँ पे ना कि जात पात या भाषा के आधार पर जो बटेंगे ना, तो बहुत तकलीफ होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमें एकजुट होने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल है, ठीक है, राष्ट्र की एकता के बारे में बात किया गया है। जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, आइए आरएसएस के बारे में। राष्ट्रीय स्वयं संघ, अभी न्यूज में भी आया था कुछ दिन पहले, क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी या जो कर्मचारी है ना, वो आरएसएस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसा प्रावधान था पहले, लेकिन सरकार ने एक अधिनियम लाके इस चीज को संशोधन किया। ओके, तो आरएसएस कब बना है? 1925 में। और ये आरएसएस जो है ना, देश की एकता के लिए, ये राष्ट्र के लिए जो है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री यूपी के, उत्तर प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री है। हम लोग को पॉलिटिकल न्यूज में नहीं जाना है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, मैं वो आपको बता दिया यहाँ पे। ओके, चलिए फिर बात करेंगे। ये हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर, ये या एक्सटर्नल मिनिस्टर बोलेंगे इनको, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलेंगे इनको, डॉक्टर ए जयशंकर। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि चीन के साथ जो हमारा समझौता हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। कुछ मामलों में, ठीक है, सहमति बनी है, और आगे जो है हमें प्रयास करने की जरूरत है। इसका पूरा का पूरा दायित्व जो है चाइना पे होगा, क्योंकि हम लोग जो है नीतियों का पालन करते हैं, हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन करते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से ये जो है ना, देखने में थोड़ा सा हमें बहुत बड़ा कंसर्न नजर आता है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एलएसी क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एलएसी। और एक होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और ये चाइना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी विवाद बना हुआ था चाइना के साथ। चाइना बोलता है कि एलएसी को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, एलएसी को क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। मैकमोहन लाइन भी आपने पढ़ा होगा, ये चाइना और भारत के बीच में सीमा का विभाजन करता है। और पाकिस्तान के बीच में कौन सा होता है? रेड क्लिफ होता है ना, रेड क्लिफ। और डुरंड लाइन जो है आपका अफगानिस्तान के साथ। तो ये सब मैचिंग के लिए पूछता है, एक तरफ दे देगा आपका लाइन दे देगा, और दूसरी तरफ कंट्री दे देगा। बोलिएगा, बताइए कि भारत के साथ डुरंड लाइन जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है। ओके, समझ पा रहे हैं? दो जगह अभी न्यूज में बहुत आ रहा है, पूर्वी लद्दाख वाला याद रखेंगे आप, पूर्वी लद्दाख को लेकर, गलवान घाटी भी लेकर, ये सब चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट एरिया है, ठीक है। सब भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना इस पर जो है ना हड़पने का कोशिश करता है। देपचांग हो गया, डोमचेक, ये सब जो जगह है ना, मैंने इसका टिक इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि खबरों में रहा ये जो जगह है, ठीक है, 21 देश से जुड़ा हुआ है या किस देशों के बीच में विवाद वाला जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए बहुत, अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी पीसीएस का देख लीजिए, बिहार पीसीएस का देख लीजिए, तो आपको मनरेगा के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। या तो करंट अफेयर के रूप में पूछ लेगा, या तो स्टैटिक बना के इसको पूछ लेगा। देखिए मनरेगा याद रखिएगा, मेंस में कैसे पूछता है, थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। जब बेरोजगारी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, अनएम्प्लॉयमेंट या रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो बोलेगा कि सरकार ने क्या प्रयास किया है रोजगार को देने के लिए, तो मनरेगा के बारे में बात कीजिएगा। अगर बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, मनरेगा के बारे में जिक्र कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मनरेगा से जो पीटी में, जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछता है, मनरेगा जो है ना 100 दिन का जो है ना, 100 डेज का यहाँ पे क्या होता है,
गारंटी दिया गया कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा 5 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, किस मंत्रालय के तहत आता है याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, मंत्रालय पूछता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो यहां पे पूछता है। नेक्स्ट मूव करेंगे यहां पे, विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगर हमको विकसित बनना है, हमारा जो संकल्प है 2047 तक क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। ठीक, तो यहां पे टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ना होगा, हमें तकनीक को लेकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे। यहाँ पे जो इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ, उन्होंने कहा है सिर्फ व्यापार करने से, रिसोर्स का जो संसाधन है उसको आपूर्ति कर लेने से हमारा देश डेवलप नहीं होगा, हमें तकनीक के साथ तालमेल बैठाना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एलन मस्क का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया उन्होंने, हमारे चीफ ने। और वर्तमान में भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये सब चीज हम इसलिए डील कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि क्वेश्चन को टफ करेंगे। तो टफ कैसे होगा, जो फैक्ट जो डायरेक्ट पहले पूछा जाता था उसको स्टेटमेंट में बना के कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं हमारे ये पी चिदम्बरम है, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और ये जो है ना किसी भी मुद्दे पे बहुत बड़े आलोचक हैं। अगर जो चीज़ सही होता है उनका ये क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जो चीज़ लगता है कि यहाँ पे कमियां हैं तो उसको उजागर करते हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है, भारत में जो यहाँ के जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो है ही, जब चाइना से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा था, लोकतांत्रिक तो है, चाइना तो हमारा लोकतांत्रिक नहीं है, नहीं ना है, भारत लोकतांत्रिक है, लेकिन साथ ही शोरगुल करने वाला कंट्री है भारत, और ये झगड़ालू भी है। और भारत जो है ना समय से पहले जश्न मनाता है। यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया कैसे ओलंपिक में भारत को जो 71वां रैंक मिला है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका देख लीजिए, यहाँ पे यूएसए, और यहाँ पर देख लीजिए चाइना, ये लोग टॉप में है ना। तो पीटी में पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दे फिंगर 4 न्यूज में है, हॉट स्प्रिंग न्यूज में है, डेमचोक और देपसांग न्यूज में है। पूछेगा कि खबरों में रहा ये हॉट स्प्रिंग क्या है, फिंगर 4 क्या है, डमचोक देपसांग क्या है और पैंगोंग तसो झील क्या है। तो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट वाला एरिया है भारत का, लेकिन चाइना ने इस पे जो है यहाँ पे क्या करता है, दावा करता है कि ये चाइना का हिस्सा है। आगे बात करें यहाँ पे, इस आर्टिकल को जब आप पढ़िएगा ना तो गरीबी से, पॉवर्टी को लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछता है, मेंस में पूछेगा आपसे कि सरकार ने पॉवर्टी से निपटने के लिए क्या क्या योजनाएं, ये प्रयास किया है। तो पॉवर्टी से निपटने के लिए आप यहाँ पे बात करेंगे खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, या फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न आता है ना तो सरकार के प्रयास में खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बात करेंगे आप। जनधन योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे सब्सिडी डायरेक्ट उनको बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। मिड डे मील के बारे में आप बात करेंगे। मिड डे मील आपको पता ही है ना, 1 से 8 क्लास तक जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको दोपहर का खाना जो है मुफ्त दिया जाता है, पका हुआ खाना मिलता है, मिड डे मील। ठीक है, और जनधन योजना हो गया, खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, और मिड डे मील हो गया यहाँ पे। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को लिखने का मकसद यह था कि बहुत सारे हमारे देश में गरीब लोग रहते हैं और वो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते, जानकार नहीं होते कि डिजिटल इस चीज़ को समझ पाए। तो उससे क्या होता है, जो गरीब लोगों को जो मुफ्त में चावल मिलता है राशन कार्ड के द्वारा या राशन के तहत, तो चीज़ नहीं ले पाते लाभ, और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे केस दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करें यहाँ पे नई परंपरा को लेकर, कुल मिलाकर क्लासिकल लैंग्वेज, आपको पता है ना भारत में पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करता था, अब जो है 5 इसमें नया जोड़ा गया है क्लासिकल लैंग्वेज, टोटल 11 हो गए। 5 कौन कौन सा है देख लीजिए यहाँ पे। एक तो असम हो गया, असमिया लैंग्वेज, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, प्राकृतिक हो गया और पाली हो गया। 5 नाम याद रखिएगा। क्लासिकल लैंग्वेज देने का एक कंडीशन होता है, एक मापदंड होता है, उस मापदंड को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए कम से कम 1500 से लेकर 2000 पुराना उसका जो है कार्यकाल होना चाहिए, मतलब इतना पुराना होना चाहिए, किसी भी दूसरे साहित्य से उधार लेने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक अपना ग्रंथ होना चाहिए, इसका एक साहित्यिक परंपरा होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा लैंग्वेज था पहले, संस्कृत था, तमिल था। अब आते हैं हम लोग, इन्होंने कहा है कि हमारा क्लासिकल लैंग्वेज अगर दर्जा मिलने से क्या होगा, तो इस क्षेत्र में जो है हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भाषाओं का जो शास्त्रीय दर्जा से क्या होगा, नए शोधों को बढ़ावा मिलेगा। पहले क्या था कि सिर्फ ग्रीक को, लैटिन को ही क्लासिकल लैंग्वेज मतलब वैश्विक तौर पे माना जाता था, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, भारतीय में बहुत जगह पे भी खोज करने, शोध करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पूछेगा इससे कि खबरों में रहा
या समाचारों में रहा हिब्रू, बेबीलोनिया, सीरियाई, मिस्र, ये सब क्या है? तो ये सब क्लासिकल लैंग्वेज है वैश्विक स्तर पे, ठीक है। तो ये चीज को हमें समझना होगा। आज संडे का भी दिन है ना, तो आज के पेपर में बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे होते हैं, तो इसको कवरेज करने में मुझे समय लग जा रहा है, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे इस आर्टिकल में, हमें बनना है डेवलप कंट्री 2047 तक, तो हमें युवा वर्ग पे फोकस करने की जरूरत है। उसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। आपको बता दें, युवा को मजबूत कैसे करेंगे? स्किल देकर, इनको स्किल प्रदान करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप इनको दिया जाएगा, उद्यमिताशील सिखाया जाएगा, कौशल सिखाया जाएगा, तब जाके युवा हमारे सशक्त बनेंगे। क्लियर है? और आईटीआई के नाम आपने जानते ही हैं, यहाँ पे विशेष फोकस किया गया है इस बार के बजट में। ये हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो कॉलेजियम प्रणाली याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीपीएससी ने पिछले बार पूछा था कि जो यहाँ पे हाईकोर्ट के जो जज होते हैं ना, हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट में जजों की संख्या अगर बढ़ाना है ना, तो ये पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था। तो कॉलेजियम प्रणाली को याद रखिएगा, हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना अपॉइंटमेंट, यही सिफारिश करते हैं कॉलेजियम प्रणाली, और यहाँ पे फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में बात किया गया है, जिसका बेस्ट एग्जांपल जीएसटी के बारे में दिया गया है। जीएसटी पता ना 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई, ये भी याद रखेंगे आप। आगे बात करें क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ये आर्टिकल छपा हुआ। क्रिप्टो करेंसी जो है ना बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। अगर हम इसको खुला छूट दे देते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में ना, तो हमारी बैंकिंग प्रणाली को, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे हमला कर सकता है। इसलिए हमारे आरबीआई जो गवर्नर, उन्होंने कहा कि इसको जो है ना हावी नहीं होने देना अपने अर्थव्यवस्था में, इसको रेगुलेट तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, चलिए। और आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसपे कोडिंग डिकोडिंग होता है, समझ रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत और म्यांमार के बारे में। अगर भारत म्यांमार के बारे में बात करें ना, तो कुछ दिनों से बहुत न्यूज में चल रहा है यहाँ पे वो लगाने के लिए, बाउंड्री करने के लिए। अभी वहाँ पे ओपन है, जैसे मान लो अपना प्यारा सा भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो यहाँ पे जो भी नॉर्थ ईस्ट इलाका है, मैं आपको अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ ना, चलिए प्रयास करते हैं फिर से बनाने का। ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना म्यांमार है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये 4 जो है ना स्टेट बाउंड्री साझा करते हैं। देखिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करते हैं ना हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं, उसके बाद चाइना आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पे ईरान को लेकर बहुत न्यूज आ रहा है, क्योंकि अब जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध देखने को मिल रहा है। तो अभी ईरान पे हमला हुआ है, तो वहां पर 10 अधिकारी मारे गए। एक हालवास करके टर्म आ रहा है, हालवास बोलेगा। हालवास जो टर्म है ना, ये ईरान में जो है ना एक समूह है, एक ग्रुप है, जो कि वहां पे बलूच लोग जो रहते हैं ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, उनके लिए ये काम करते हैं हलवास। ठीक है, तो हलवास जो टर्म है ईरान से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए ईरान है, कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ भी कर रहा है ना। हाँ, आर्मेनिया के साथ भी ये सीमा साझा कर रहा है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इधर देखिए इराक के साथ भी सीमा साझा कर रहा है ना। और यहाँ पे सऊदी अरब भी है, गल्फ ऑफ ओमान नीचे देखने को मिल रहा है, पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कैस्पियन सी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, सऊदी अरब, ठीक है, कुवैत देख लीजिए यहाँ पे, और ये क्या है, इराक है, आर्मेनिया है। तो मैप लगाने का मकसद यही है कि मैपे से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आते हैं क्यू और जो है ना यूक्रेन। आपको पता ही है ना, यूक्रेन का जो कैपिटल है क्यू है, तो उस पर हमला हुआ है ना। किसने किया? इसने किया है, रशिया ने किया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत दिन से यूक्रेन वार के बारे में बात चल रहा है। तो देख लीजिए कौन कौन सा सीमा साझा करता है। यूक्रेन है ना, रशिया के साथ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बेलारूस के साथ भी कर रहा है, पोलैंड के साथ कर रहा है, रोमानिया के साथ कर रहा है। यही 4 ऑप्शन देखिए कंफ्यूज करेगा, रोमानिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया। ठीक, नेक्स्ट मूव करें हम लोग। अभी देखिए दाना जो साइक्लोन है उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। तो देखिए साइक्लोन बनता कैसे है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए हाल की एग्जाम में 2023-24 में, तो साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो जो सी लेवल है ना, वहां पे 50 मीटर तक, कितना 50 मीटर तक जो है ना, कम से कम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए।
ठीक है, तभी जाके बनता है साइक्लोन। और यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर से लो जो है ना, जो लैंड होता है वहां से मूव करते हुए एयर यहाँ पे इंटर करता है, क्योंकि जब यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है और फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक कोरियोलिसिस फोर्स भी यहाँ पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड भी यहाँ पे मायने करता है, और गुड सोर्स ऑफ लैटेंट हीट। ओके, चलिए, ये गंगा नदी के बारे में एज यूजुअल दिया गया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है गंगा नदी। कहाँ से निकलता है, उत्तराखंड से निकलता है। और इसकी सहायक नदियों में आप देख लीजिएगा, बया नदी याद रखिएगा जो नॉर्थ से मिलता है, और इधर से जो मिलता है बदुआ नदी, ठीक है, दक्षिण से मिलता है। ठीक है, ये गंगा नदी बीच में पास करता है, बया नदी और बदुआ नदी। घाघरा के बारे में देख लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, और कहाँ से निकलता है, तिब्बत पठार से। फिर ये बिहार का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बक्सर में जो है ना आपको लगता है सोनपुर मेला, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भागलपुर भी याद रखिएगा, न्यूज में आ रहा है ये, विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभ्यारण्य, क्योंकि न्यूज में आया हुआ है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। और ये है आपका बिहार का मैप नदी के बारे में, मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार इसको डिस्कस किया है। और ये सीरिया और जॉर्डन, वो दो है ना जो मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जॉर्डन और सीरिया याद रखिएगा। तो ये था, अगर ये पीडीएफ आपको अच्छा लगता है तो आप अपना मतलब लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ पहुंच सकते हैं, फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बहुत लोग धीरे धीरे उस पर ज्वाइन कर रहे हैं, और आज मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है, शायद मैंने, तो आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डालेंगे उसको। धन्यवाद।